सख्त बारिश में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपकने लगे थे। उसकी धड़कनें अब साफ दिखाई देने लगी थी। शहरयार बार बार नजरें चुरा रहा था, लेकिन मनाल शहरयार के कंधे पर सर रखे उससे लिपटने लगी। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? वो खुमार आलूद आंखों से उसे देखती, उसकी शर्ट के बटन अपने नर्म हाथों से खोलने लगी। मैम, शायद आप होश में नहीं हैं, हमें बारिश रुकने के बाद मीटिंग में जाना है। लेकिन वो अपने नर्म हाथों से अब उसे अपनी तरफ लुभाने लगी थी। गाड़ी में वो दोनों थे, बाहर सख्त तूफान था। रात की तारीखी छाई थी। मनाल सर्दी के बायस अपने होश खोने लगी थी, लेकिन शहरयार उसे खुद से दूर करता रहा, लेकिन मर्द था। उसके जज्बात भी काबू में न रहे। कब वो एक दूसरे के राहत बनते गए, उन्हें खुद भी अंदाजा न हो सका। सुबह जब शहरयार की आंख खुली तो मनाल अपने पर्दों से आज़ाद थी। वो शर्मिंदगी से उसे नजरें चुराने लगी। मनाल भी जल्दी से खुद को ढांपने लगी और जल्दी से फ्रंट सीट संभाली। अब वो मीटिंग में जाने की बजाय घर चली गई, लेकिन शहरयार के ख्याल उसके दिमाग से ना निकले। गाड़ी मुकम्मल तौर पर कीचड़ में फंस चुकी थी और इस वक्त गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे शहरयार आलम का बुरा हाल था, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठी मनाल सिकंदर बार बार गियर तब्दील करके गाड़ी को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ शहरयार को भी खूब बातें सुना रही थी। मगर वो भी खामोश रहने वालों में से कहाँ था। आज वो भी शदीद गुस्से में था और बार बार यही कह रहा था, अगर आज मैं आपकी वजह से लेट हो गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस पर मनाल फौरन बोली, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हें किस चीज की तनख्वाह दी जाती है? शहरयार ने भी जवाब देने में देर न की, मेरा काम सिर्फ ऑफिस तक महदूद है। और अब आपने वक्त देखा है, आप क्लाइंट को ऑफिस में भी बुला सकती थी या फिर मीटिंग सुबह के वक्त भी रखी जा सकती थी। अभी वो दोनों एक दूसरे से उलझ ही रहे थे कि बारिश ने मजीद जोर पकड़ लिया था। अब तो सिर्फ इतनी तेज बारिश हो रही थी कि गाड़ी से बाहर का मंजर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे, तो मनाल ने घबरा कर फौरन शहरयार का हाथ पकड़ लिया। किस कदर नखरीली और गुस्से वाली है, और अब खुद ही देखो, शहरयार ने दिल ही दिल में सोचा। फिर काफी देर तक वो दोनों गाड़ी में बैठे रहे, मगर न सामने से कोई गाड़ी आई और ना ही पीछे से, क्योंकि वो एक सुनसान इलाका था। दरअसल वो दोनों एक अहम मीटिंग में शिरकत के लिए एक होटल जा रहे थे। अगर वो मेन रोड से जाते तो कम से कम 2 घंटे लेट हो जाते। इसलिए मनाल ने शॉर्टकट इस्तेमाल करने का फैसला किया था, लेकिन ये रास्ता कच्चा था। इब्तिदा में बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मगर अचानक उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और अब वो दोनों बुरी तरह वहां फंस चुके थे। काफी देर बाद जब बारिश रुकी तो वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आए। शहरयार को तो पहले ही शदीद गुस्सा था, क्योंकि अगर उसकी बॉस मिनाल उसे अपने साथ न लाती तो वो इस मुसीबत में कभी न फंसता। और हैरत की बात यह थी कि इस कदर खराब मौसम और इस मुश्किल सूरत हाल में भी मनाल को अपनी मीटिंग की फिक्र खाई जा रही थी। शहरयार, अब क्या हो गया है? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर हम वक्त पर ना पहुंचे तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। मनाल की परेशान आवाज उभरी तो शहरयार झुंझलाकर बोला, वाह मैम वाह, हम यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको अभी भी अपनी मीटिंग की पड़ी हुई है। आपको अंदाजा भी है कि हम इस वक्त कहाँ हैं? यहाँ से मेन रोड तक हम कैसे पहुंचेंगे? मनाल ने शायद उस पहलू पर कभी गौर ही नहीं किया था। जब उसने आगे बढ़ने के लिए अपना पाँव उठाने की कोशिश की तो उसके जूते बुरी तरह कीचड़ में धंस चुके थे। बड़ी मुश्किल से वो शहरयार का सहारा लेते हुए उस कच्चे रास्ते के किनारे तक पहुंची, जहां हल्की हल्की घास उगी हुई थी। चारों तरफ घने दरख्तों का राज था, यहाँ तक कि सामने दो बड़े दरख्त गिरे हुए पड़े थे, जबकि पीछे का रास्ता खासा तवील था। मगर इससे पहले मसला ये था कि वो अपनी गाड़ी को वहां से कैसे निकालते। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ फैल चुका था। तभी शहरयार ने अपना मोबाइल निकाला ताकि घर वालों को इत्तला दे सके, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी यकीनन उन्हें परेशान कर रही होगी और साथ ही किसी को मदद के लिए भी बुलाया जा सके। मगर जैसे ही उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो उसके चेहरे के तासुरात बदल गए, क्योंकि वहां सिग्नल नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। अब मनाल को वाकई ही खौफ महसूस होने लगा था। एक तरफ वो ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा था, और दूसरी तरफ
मोबाइल सर्विस भी उनका साथ छोड़ चुकी थी। शहरयार को मिनाल पर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर इस वक्त गुस्से से भी क्या हासिल होना था। कुछ देर वो दोनों वहीं खड़े रहे और थोड़ी ही देर में मौसम भी कुछ बेहतर हो चुका था। तभी शहरयार ने मिनाल से कहा, मैम आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं धक्का देता हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद बिलाखिर गाड़ी कीचड़ से निकल तो आई, लेकिन आगे जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। चुनाचा उन्होंने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और फिर से अपने मोबाइल चेक करने लगे, मगर सिग्नल थे कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी वो दोनों गाड़ी के बाहर ही खड़े थे कि अचानक एक कीड़ा मनाल के पाँव पर चढ़ आया। मनाल ने घबरा कर अपना पाँव झटका और जोर से चीख उठे। शहरयार फौरन उसके पास आया और मोबाइल की लाइट जलाकर देखा तो वो एक मामूली सा कीड़ा था, मगर उसे देखकर ही मनाल के दिल में खौफ बैठ गया। ये सोच कर कि अगर उसकी जगह कोई सांप या बिच्छू होता तो उसका पूरा जिस्म कांप उठता और उसे शदीद घबराहट महसूस होने लगी। वो फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर जा बैठी। शहरयार कुछ देर तक बाहर ही खड़ा रहा। फिर मनाल ने ही उसे आवाज़ दी, तुम भी गाड़ी में आ जाओ। वो आकर पिछली सीट पर बैठ गया। दोनों बार बार अपने मोबाइल चेक कर रहे थे, मगर अभी तक सर्विस बहाल नहीं हुई थी। ये शायद इस इलाके में वैसे ही सिग्नल नहीं आते थे। कुछ ही देर बाद शहरयार तो सुकून से पिछली सीट पर लेटकर सो गया, लेकिन मनाल को गाड़ी के बाहर फैले अंधेरे और सुनसान माहौल से खौफ महसूस हो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे झाड़ियों में कुछ हरकत हुई हो और हल्की सी सरसराहट उसके कानों से टकराई हो। घबराकर उसने फौरन पिछली सीट की तरफ छलांग लगाई और शहरयार के पास जा बैठी। शहरयार एकदम चौंक कर उठा और बोला, अब क्या हुआ है? मेरा तो पहले ही नुकसान करवा दिया है, अब कम से कम मुझे सुकून की नींद तो सोने दे। मगर मनाल बदसतूर घबराई हुई उसके करीब बैठी थी। शहरयार, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। शहरयार ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, जहाँ खौफ के बायस पसीने के कतरे नुमायां थे। शायद परेशानी और जल्दबाजी में वो अपना दुपट्टा फ्रंट सीट पर ही छोड़ आई थी। इसी लम्हे मनाल को दोबारा महसूस हुआ जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो, तो वो बेख्तियार शहरयार के और करीब होगी। शहरयार ने भी उसकी घबराहट को महसूस करते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश की और हिफाजती अंदाज में उसे अपने गिर्द बाजू फैला दिए ताकि वो खुद को महफूज महसूस कर सके। मिनाल की धड़कनें अब भी तेज थीं। दोनों एक दूसरे में गुम होते जा रहे थे, जबकि रात की खामोशी और सुनसान माहौल उन दोनों के गिर्द एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रहे थे। शहरयार एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था। घर में उसकी सिर्फ़ एक माँ थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। शहरयार शुरू से ही निहायत लायक और ज़हीन था। उसने स्कॉलरशिप पर एमबीए मुकम्मल किया था और उसके पूरे ख़ानदान में कोई भी लड़का उसके मुकाबिल का नहीं था। लेकिन एमबीए करने के बावजूद उसे अपनी नौकरी की बहुत फ़िक्र रहती थी। वो जहाँ भी मुलाज़मत के लिए जाता, लोग उससे यही सवाल करते कि उसके पास तजुर्बा नहीं है और फिर यही कहते कि वो किसी ऐसे नए शख्स को अपनी कंपनी में कैसे रख सकते हैं, जिसे ज़रा भी अमली तजुर्बा ना हो। इधर उसकी माँ भी बीमार रहती थी और वो इसी फ़िक्र में मुब्तला रहता था कि आखिर क्या करे। फिर उसने दानियाल सिकंदर की कंपनी में इंटरव्यू दिया, जहाँ दानियाल सिकंदर ने उसकी तालीमी काबिलियत को देखा और उसे मुलाज़मत पर रख लिया। शहरयार ने भी बेहद मोहब्बत मेहनत की और बहुत अच्छे अंदाज में कंपनी में अपना मुकाम बना लिया। जल्द ही दानियाल सिकंदर ने उसकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर उसे तरक्की भी दे दी। शहरयार के पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी और वो अक्सर इसी वजह से दफ्तर पहुंचने में देर कर देता था। जब वो कई मर्तबा दफ्तर देर से पहुंचा, तो दानियाल सिकंदर को उसका एहसास हुआ और उन्होंने उसे एक गाड़ी लेकर दे दी। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि दानियाल सिकंदर की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। उन्हें दिल का आर्सा लाहक था और वो एक मर्तबा दिल का ऑपरेशन भी करवा चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। दानियाल सिकंदर की बीवी दफ्तर के मामलात के हवाले से बहुत परेशान रहती थी कि अब ऑफिस का काम कौन संभालेगा। तब उन्होंने अपनी बेटी मनाल सिकंदर से कहा कि ये दफ्तर तुम्हारा ही है और जब तक तुम्हारे बाबा सेहतयाब नहीं हो जाते तुम ही ऑफिस संभालोगी। मनाल को यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। दानियाल सिकंदर की जिद पर ही उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। वो ज़हीन तो थी, लेकिन उसे कारोबार में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। अपने वालिद के इसरार पर उसने
MS مارکیٹنگ میں داخلہ لیا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ صرف بیچلر تک تعلیم حاصل کرنے کا تھا اور اس کے بعد وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر اپنے والد سے کہتی تھی کہ اس سے یہ کاروبار نہیں سنبھالا جائے گا، لیکن چونکہ وہ دانیال سکندر کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مستقبل میں یہی ان کا کاروبار سنبھالے۔ پھر انہوں نے شہریار کی شاندار کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اسے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ منال کے ساتھ ہی رہے اور اس کی مدد کرے۔ شہریار کو منال کچھ زیادہ پسند نہیں تھی، شاید اس کی سخت مزاجی یا پھر اس کے نخرے اس کی وجہ تھے، کیونکہ وہ کسی بھی ملازم کو سادہ منہ نہیں لگاتی تھی۔ البتہ جہاں تک دفتر کے کام کی بات تھی، اسے صرف 1 ہفتہ لگا تھا سب کچھ سمجھنے میں، اور پھر وہ بہت اچھے طریقے سے آفس کے معاملات کو دیکھنے لگی تھی۔ دوسری طرف شہریار بھی اپنا کام پوری ذمہ داری اور محنت سے انجام دے رہا تھا اور سب کچھ بہت اچھے انداز میں چل رہا تھا۔ شہریار اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ اسے اپنی خالہ کی بیٹی مبین بہت پسند تھی، اگرچہ ان دونوں کے درمیان اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ جب اس کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو ایک دن انہوں نے شہریار سے کہا، شہریار اب تم شادی کر لو، تمہاری ملازمت بھی اچھی ہے اور اب تم اپنے گھر کو بھی آباد کر سکتے ہو، اور مجھے دیکھو، میں بھی بہت بیمار رہتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی گھر سنبھالنے والی آ جائے۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ۔ شہریار نے کہا، نہیں امی، باہر تو کوئی نہیں ہے، آپ خالہ نسرین کی بیٹی مبین سے ہی میری شادی کروا دیں۔ یہ سن کر شہریار کی ماں ماہین بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ ان کی بھانجی نہایت سوگر اور گھریلو مزاج کی لڑکی تھی۔ ادھر نسرین خالہ بھی جیسے اسی انتظار میں بیٹھی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی ماہین نے شہریار کی شادی کا ذکر چھیڑا اور کہا کہ وہ مبین کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ شام کو جب شہریار آفس سے واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے مٹھائی دی۔ وہ حیران ہو کر بولا، یہ کس خوشی میں کھلا رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں مبین کے ساتھ تمہاری بات پکی کرائی ہوں۔ یہ سن کر شہریار بھی خوش ہو گیا تھا۔ اسے گھریلو لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ اکثر وہ یہی سوچا کرتا تھا کہ جب وہ تھکا ہارا گھر آیا کرے تو اس کی بیوی اس کے آگے پیچھے پھرا کرے گی، اس کا سر دبائے گی، اس کی ٹانگیں دبائے گی اور اس کے لیے تو اچھے اچھے کھانے بنایا کرے گی، اور ان سب باتوں کے لیے مبین اسے ایک بہترین لڑکی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے گھر کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دانیال سکندر کی صحت ابھی اتنی بہتر نہیں ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ آفس سنبھال سکتے، اس لیے منال اکیلے ہی یہ سب سنبھال رہی تھی۔ جہاں بھی اسے مدد کی ضرورت محسوس ہوتی، وہ شہریار سے کہہ دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن منال کو ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ میٹنگ ان کے اپنے آفس میں ہی ہو جائے، لیکن سامنے والے لوگ نہیں مانے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میٹنگ ہوٹل میں ہی ہوگی۔ منال کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر اسی شام شہریار کی مبین کے ساتھ منگنی بھی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی ماں اس کی منگنی کی تیاریاں کر رہی تھی اور شہریار بھی خوش تھا کہ چلو اچھا ہے، اب اس تنہائی سے جان چھوٹے گی۔ ان کی شادی 2 ماہ بعد ہونی تھی، لیکن شہریار کی ماں اور اس کی خالہ نسرین چاہتی تھی کہ منگنی کر کے پورے خاندان کو اس رشتے کے بارے میں بتا دیا جائے۔ اسی لیے شہریار کی ماں نے اپنے پورے خاندان کو مدعو کر رکھا تھا۔ شہریار نے بہت کوشش کی تھی کہ منال کے ساتھ کسی اور کو بھیج دیا جائے، لیکن منال بضد تھی کہ وہ اسے ہی اپنے ساتھ لے کر جائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس میٹنگ میں شہریار کا موجود ہونا کتنا ضروری ہے۔ شہریار نے اسے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آج اس کی منگنی ہے، البتہ اس نے اتنا ضرور کہا تھا کہ اس کا ایک بہت ضروری کام ہے اور وہ شام 7 بجے تک واپس جانا چاہتا ہے۔ تبھی منال نے کہا تھا، اگر میٹنگ جلد ختم ہوگی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی ہوئی تب بھی تم 7 بجے سے پہلے وہاں سے چلے جانا، لیکن فی الحال میرے ساتھ چلو۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ بارش اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ لوگ گھر واپس ہی نہ آ سکے اور پوری رات انہیں گاڑی میں ہی گزارنی پڑی۔ صبح جب منال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شہریار کے سینے پر سر رکھے ہوئے پایا، جبکہ شہریار کے بازو اس کے گرد حائل تھے، اور یوں ان دونوں کے درمیان اب پہلے جیسا فاصلہ اور پردہ باقی نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی منال کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جھٹکے سے شہریار سے الگ ہوئی تھی۔ تبھی شہریار بھی جاگ گیا تھا۔ ویسے بھی اسے بہت گہری نیند آتی تھی۔ اس نے ایک نظر منال کو دیکھا جو اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ تبھی شہریار بھی کچھ شرمندہ سا ہوا تھا۔
منال की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए शहरयार उठा और कहने लगा, मैम, मुझे लगता है कि रास्ता साफ हो गया है। मनाल ने बस खामोशी से अपना सर हिलाया और उठकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठी थी। शहरयार भी उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया था। रास्ते पर दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी और पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा था। मनाल ने उसे ऑफिस के बाहर ही पार्किंग एरिया में उतार दिया था और खुद ऑफिस फ़ोन कर दिया था कि आज वो नहीं आ सकती। ये कहते हुए वो वापस अपने घर चली गई थी, जबकि शहरयार भी ऑफिस से अपनी गाड़ी लेकर घर आ गया था। शहरयार जब घर पहुंचा तो वो काफ़ी उलझा हुआ था। मनाल की खुशबू अभी तक उसकी सांसों में बसी हुई थी और वो अब तक उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। जिस लड़की से उसे शदीद चिढ़ थी, वो बेशक उससे उम्र में छोटी थी, लेकिन उसकी बॉस थी। अभी तो उसे बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन अपने वालिद की बीमारी की वजह से वो ये ऑफिस संभाल रही थी। घर आकर वो खामोशी से बेड पर जा लेटा था। उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, मनाल उसके सामने आ गई थी। उसके साथ गुजरे हुए वो लम्हे उसकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे थे। वो फौरन उठकर बैठ गया था। ये क्या हो गया? अच्छा नहीं किया मैंने उसके साथ। कसूरवार ना होते हुए भी वो खुद को ही उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसने तकिए को सीधा किया और दोबारा आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, तो उसे महसूस हुआ जैसे मनाल उसके सीने पर सर रखे हुए है। वो एक बार फिर घबरा कर उठ बैठा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी उसकी माँ, जो किचन में काम कर रही थी, कमरे में आई और आते ही शहरयार पर बरस पड़ी। ये कौन सा वक्त है घर आने का? पूरे खानदान के सामने तुमने हमारी कितनी बेइज्जती करवा दी है। सब लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। आखिर तुम सारी रात थे कहाँ पे कि अपनी मंगनी पर भी नहीं पहुंच सके? शहरयार ने हैरानी से कहा। मंगनी? किसकी मंगनी? उसकी बात सुनकर उसकी माँ को शदीद गुस्सा आया था। वो बोली, मैं तुम्हारी मंगनी की बात कर रही हूँ जो कल होनी थी। अगर तुम मेरी भांजी के साथ मंगनी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही बता देते। लेकिन ये सब तो तुम्हारी अपनी मर्जी से हुआ था। तुम ही ने तो मुझे कहा था कि तुम नसरीन खाला की बेटी से शादी करना चाहते हो। फिर तुम वक्त पर क्यों नहीं आए? तुम जानते हो हमने लोगों को कितनी बातें सुनाई हैं, और तुम्हारी खाला ने तो अब ये बात ही ख़त्म कर दी है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि शहरयार को ज़रूर कोई मसला पेश आ गया होगा, इसलिए वो देर से आया है। लेकिन वो कहने लगी कि रोज़ाना तो आपका बेटा वक्त पर आ जाता है, फिर आज मंगनी के दिन ऐसा कौन सा मसला हो गया था? शहरयार को तो मंगनी का याद ही नहीं रहा था। वो तो इस वक्त से बस मिनाल के बारे में ही सोचे जा रहा था। फिर उसने कहा, अम्मी प्लीज़, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दें। मुझे सुकून चाहिए। माँ तो आखिर माँ होती है। वो अपने बेटे के पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ शहरयार बेटा? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? क्या मसला हुआ है? शहरयार ने आहिस्तगी से कहा, कल बारिश बहुत ज़्यादा थी। वापसी का रास्ता बंद हो गया था, इसलिए हम लोग वापस नहीं आ सके और हमें वहीं होटल में रुकना पड़ा था। अम्मी प्लीज़, आप मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दें। शहरयार की माँ ने अपने बेटे को गौर से देखा और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई, जबकि शहरयार अभी तक उलझा हुआ था और वहीं बैठा अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो किसी लड़की के साथ कोई गलत रवैया इख्तियार करेगा। वो तो औरतों की बहुत इज्जत किया करता था, फिर ये सब उससे कैसे हो गया? वो बार बार खुद को ही कोस रहा था। सारा दिन वो कमरे में इसी तरह पड़ा रहा और उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था। शाम को वो बाहर खुली फिजा में सांस लेने के लिए यूं ही सड़कों पर निकल गया। काफी देर तक यूं ही सड़कों पर भटकने के बाद जब वो ऑफिस ऑफिस वापस घर आया तो उसकी माँ खाना बना रही थी। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसे बहुत भूख लग रही थी। जब उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए कहा तो वो खामोशी से उनके पास जाकर बैठ गया और खाना खाने लगा। उसने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा, उसकी माँ की तरफ जिसने उसे बचपन से ही अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई थी। कितनी सादा, सीधी और भोली माँ थी उसकी, और फिर उन्होंने उसकी तरबियत ऐसे तो नहीं की थी। यही सोचकर उसके दिल में एक चुभन सी उठी थी और वो खुद से कहने लगा, मैं तो उनका बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक बार फिर परेशानी छा गई थी। खाना खाने के बाद वो दोबारा अपने कमरे में आ गया और सिगरेट के कश लगाना शुरू कर दिए। उसने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन आज परेशानी के आलम में उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। अगले दिन भी उसका ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं था।
जब उसके कुलीग फरहान की कॉल आई, तो उसने उससे बताया कि घर में एक इमरजेंसी है और वह ऑफिस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ फरहान उससे कहने लगा, बॉस बहुत गुस्से में है और वो कह रही हैं कि शहरयार को कहो कि जल्दी ऑफिस आए, वरना मैं उसे ऑफिस से निकाल दूंगी। फरहान की बात सुनकर शहरयार को बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि ऑफिस में उसकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी है। दानियाल सिकंदर की गैर मौजूदगी में वाहिद शहरयार ही था जिस पर वो भरोसा कर सकते थे। इसीलिए तो उन्होंने शहरयार को मनाल के साथ ही काम पर लगाया था, और दूसरी तरफ मनाल उसे ऑफिस से निकाल देने की धमकी दे रही थी। ये सुनते ही शहरयार को गुस्सा आ गया था। निकालती है तो निकालने दो, और भी कंपनियां पड़ी हैं, मैं कहीं और जाकर काम कर लूंगा। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद शहरयार परेशान हो गया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इतनी जल्दी उसे कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलने वाली, और जॉब छोड़ देने का मतलब उनके घर के हालात का दोबारा ख़राब हो जाना था। वो उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। कुछ ही देर बाद वो मनाल के सामने खड़ा था और गुस्से से उसे देख रहा था। इसी मनाल को जिसने उसे ऑफिस से निकाल देने की धमकी दी थी। तभी मनाल उससे कहने लगी, तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आए? बिना बताए छुट्टी करने पर मैं तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काट लूंगी। शहरयार को यह सब देखकर बहुत हैरत हो रही थी। उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था, और वो किस तरह उसके सामने मुतमईन खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शहरयार जिस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मनाल को तो जैसे किसी बात की शर्मिंदगी थी ही नहीं। शहरयार उसे घूरते हुए देख रहा था कि मनाल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहने लगी, अगर इस ऑफिस में काम करना है तो इंसानों की तरह करो, और अब मैं ये भी जान गई हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो। ये सुनते ही शहरयार बोला, अगर मैं घटिया हूँ तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? सारा कसूर तो आपका था। मनाल फौरन बोली, मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम ही गलत इंसान थे। शहरयार ने गुस्से से जवाब दिया, गलत मैं नहीं तुम थी। ना तुम अगली सीट से उठकर पीछे आती और ना ही कुछ गलत होता। शहरयार की ये बात सुनते ही मनाल ने गुस्से से कहा, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तभी शहरयार गुस्से में उसके करीब आया और उसके सामने झुकते हुए बोला, तुम अमीर लोग हो, तुम लोगों के लिए शायद ये सब एक एंटरटेनमेंट होगी, लेकिन हम गरीब लोग कभी गलत काम नहीं करते, और अगर कहीं कोई गलती सरजद हो भी जाए तो सारी उम्र अपने ज़मीर को कोसते रहते हैं। ये कहते हुए वो एक झटके से पीछे हटा था और तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने कैबिन में चला गया था। शहरयार तो अपने कैबिन में चला गया, लेकिन मनाल वहीं परेशानी के आलम में खड़ी रह गई थी। शहरयार के चले जाने के बाद मनाल का ज़ब्त भी टूट गया था। वो कितनी ही देर से खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू एकदम उसकी आंखों से बहने लगे थे। बेशक वो एक संजीदा मिजाज लड़की थी। शुरू से लेकर कॉलेज तक उसने कभी किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं रखी थी। ऑफिस में अपने मुलाजमीन के साथ उसकी सख्ती की एक वजह ये भी थी कि कोई उससे गैर ज़रूरी तौर पर बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना करे। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके बाबा उस पर कितना एतमाद करते हैं। यहाँ काम करने वालों में उससे बड़े लोग भी थे और छोटे भी, और फिर शहरयार के साथ काम करते हुए भी उसने कभी उसे ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो उसके साथ हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो, और अब शहरयार के अल्फाज उसे तकलीफ़ दे रहे थे। क्या हर पैसे वाला इंसान बुरा होता है? फिर उसने ऐसा क्यों कहा था कि तुम अमीरों के लिए तो ये सब एंटरटेनमेंट है? वो कोई ऐसी वैसी लड़की तो नहीं थी। अगरचे उनके हल्का अहबाब की बहुत सी लड़कियां क्लब जाती थी, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती थीं और लड़कों के साथ दोस्तियां रखती थीं, लेकिन वो उनमें से नहीं थी। वो एक निहायत सुलझी हुई और बावकार लड़की थी। काफ़ी देर तक वो इसी तरह आंसू बहाती रही। फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो ऑफिस है। अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा। वो बोझे दिल के साथ घर वापस आ गई थी, लेकिन घर पहुंचने पर उसके लिए एक और परेशानी इंतज़ार कर रही थी। उसके बाबा की तबीयत बहुत ख़राब थी, चुनाचा उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक मर्तबा उनका दिल का ऑपरेशन भी हो चुका था, लेकिन अब डॉक्टरों का कहना था कि दोबारा ऑपरेशन करने से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ दानियाल सिकंदर अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए भी परेशान थे। मनाल की माँ उन्हें कई मर्तबा कह चुकी थी कि वो मनाल की शादी अपने भतीजे के साथ करना चाहती हैं। अगरचे दानियाल सिकंदर ने उस रिश्ते के लिए भी कभी हामी नहीं भरी थी,
क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका भतीजा इंतहाई दर्जे का लोफर और बदतमीज इंसान है। दानियाल सिकंदर को अहमद कभी पसंद नहीं आया था। मनाल को अपनी माँ से मोहब्बत ज़रूर थी, लेकिन अपने बाप से उसकी मोहब्बत कहीं ज़्यादा थी। सारी ज़िंदगी उसके बाबा ने उसके बेहद ख्याल रखा था। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की थी। मनाल ने जो मांगा उसे ला कर दिया गया था, और जहाँ घूमने फिरने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, दानियाल सिकंदर अपना काम छोड़कर उसे वहाँ ले गए। शायद यही वजह थी कि मनाल एक निहायत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। दूसरी तरफ उसकी माँ हमेशा अपने सोशल सर्कल में मसरूफ़ रहती थी। कभी किसी लेडीज़ गैदरिंग में जा रही होती, कभी किसी फंक्शन में शरीक होती, कभी किसी शॉपिंग मॉल का रुख करती। जबकि ब्यूटी पार्लर तो उनकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका था, और हर दूसरे दिन वहाँ का चक्कर ज़रूर लगता था। लेकिन मनाल को इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके ननिहाल वाले भी काफ़ी अमीर थे, और मनाल की माँ हमेशा यही चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी अपने मेके में ही करें, और उन्हें अहमद मनाल के लिए एक परफेक्ट इंतखाब महसूस होता था। मगर दानियाल सिकंदर के दिल में शुरू से ही ये खदशा मौजूद था, और वो अहमद को वैसे भी पसंद नहीं करते थे, और मनाल के लिए तो हरगिज़ नहीं। इसीलिए तो इस वक्त बिस्तर पर लेटे हुए वो अपनी बेटी का हाथ थामे उससे कह रहे थे, बेटा, मेरे लिए दुआ करना। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान तलाश करूँ, ना कि अहमद जैसा लोफर, बदतमीज़ और नशई इंसान। वो किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम अपनी माँ की बात कभी ना मानना, क्योंकि मैं उस इंसान को, इस ख़ानदान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जिस माहौल में पली बड़ी हो, वहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में एडजस्ट करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोले, और हाँ, तुम शहरयार आलम पर भरोसा कर सकती हो। शहरयार आलम का नाम सुनते ही मनाल के माथे पर बल पड़ गए थे। तभी उसके बाबा दोबारा बोले, उस एक में से मैंने उसे हर तरह से आजमाया है, और वो मेरी हर आजमाइश पर पूरा उतरा है। एक दफ़ा मैंने उससे पूछा भी था कि क्या तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तो वो बोला, नहीं, मंगनी तो नहीं हुई, अलबत्ता मेरी खाला की बेटी है और अम्मी चाहती हैं कि कुछ अरसे में मेरी शादी उससे कर दी जाए। इस वक्त मेरे दिल की बात मेरे दिल में ही रह गई थी। ये कहते हुए दानियाल सिकंदर ने मनाल का हाथ अपने लबों तक ले जाकर उस पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। लेकिन उनकी आंखें नम थीं। दूसरी तरफ मनाल अपने बाप की हालत देखकर मुसलसल रोए जा रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उसे यकीन था कि उसके बाबा कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। कुछ ही देर बाद दानियाल सिकंदर की सांस मजीद फूलने लगी और उन्हें फौरन ऑक्सीजन लगा दी गई। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे थे, लेकिन फिर वो लम्हा भी आ पहुंचा जिसका बाप इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया था। ये खबर मनाल पर क़यामत बनकर टूटी थी। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर बिखर गई थी, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। दानियाल सिकंदर ही तो उसकी पूरी दुनिया थे, उसका सब कुछ थे। उसने ज़िंदगी में सिर्फ माँ का रिश्ता देखा था, माँ का प्यार नहीं। बचपन से ही उसके बाप ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। फिर धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता गया और मनाल ने दोबारा ऑफ़िस जाना शुरू कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी में शहरयार ने निहायत ज़िम्मेदारी और ईमानदारी के साथ ऑफ़िस को सँभाल रखा था। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, मनाल की माँ दोबारा अपने सोशल सर्कल में मसरूफ़ होती चली गई थी। लेकिन मनाल ये नहीं जानती थी कि अपने बाप की दुनिया से चले जाने के बाद वो किस कदर बड़ी मुश्किलात में घिर सकती है। उसका कज़न अहमद अब तकरीबन रोज़ ही उनके घर आने लगा था। पहले दानियाल सिकंदर की मौजूदगी की वजह से वो आने से गुरेज़ करता था। एक दिन जब मनाल ऑफ़िस से घर आई, तो उसने देखा कि उसकी माँ और अहमद साथ बैठे हुए हैं। उसकी माँ उसे देखते ही बोली, अच्छा हुआ मनाल बेटा, तुम आ गई हो। ऐसा करो, तुम और अहमद कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाओ। मनाल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। पहली बात तो ये थी कि उसे इस तरह किसी गैर मर्द के साथ घूमने फिरने का शौक ही नहीं था, और अहमद के साथ तो वो हरगिज़ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन अपनी माँ के बार-बार इसरार करने पर वो मजबूरन अहमद के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। अहमद उसे एक क्लब में ले आया, जहाँ पहुंचकर मनाल को सख्त खौफ महसूस होने लगी। अहमद, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे ये जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसने नागवारी से कहा। अहमद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डार्लिंग, मेरे साथ आया करो, तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी।
ज़िंदगी में कुछ एन्जॉय भी किया करो। ये कहते हुए उसने मनाल का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन मनाल ने एक ही लम्हे में अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया और वहाँ से बाहर निकल आई, जबकि अहमर उसे आवाज़ात देता ही रह गया। निखिल मनाल वहाँ से टैक्सी लेकर सीधी घर वापस आ गई थी। उसने रास्ते भर यही सोचा था कि घर पहुँचते ही वो अपनी माँ से अहमर की शिकायत करेगी, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी माँ उस पर बरस पड़ी थी। ये कौन-सा तरीका है? तुम सबके सामने अहमद की बेइज़्ज़ती करके आ गई हो। मुझे तुम्हारा अपने भतीजे के साथ ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। आइंदा इस बात का ख़्याल रखना। मनाल ने हैरानी से कहा, लेकिन मामा, आप मेरी बात तो सुने, वो मुझे कहाँ लेकर गया था? मगर उसकी माँ ने उसकी एक ना सुनी और बोली, मैं जानती हूँ तुम लोगों की उम्र ही ऐसी है। घूमो फिरो, एन्जॉय करो। अगर वो तुम्हें क्लब लेकर ही गया था, तो इसमें इतनी बुरी बात कौन-सी थी? अपनी माँ की ये बात सुनकर मलाल के पास कहने को कुछ बाकी न रहा था। उसे तो इसकी बात पर हैरत हो रही थी कि आखिर वो उसकी माँ है या अहमर की, क्योंकि हर मामले में वो इसी का साथ देती थी। एक तरफ उसे ऑफिस की परेशानियां थी और दूसरी तरफ अपने बाबा की दुनिया से चले जाने के बाद वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी। पहले वो हर छोटी बड़ी बात का मशवरा अपने बात बाप से लिया करती थी, लेकिन अब शहरियार ने उसका बहुत साथ दिया था। उसने भी शहरयार के साथ अपना रवैया बेहतर कर लिया था, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि जो कुछ माजी में उनके दरमियान हुआ था, उसमें सिर्फ शहरयार ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी गलती भी ज़्यादा थी। लेकिन जितना अरसा उसने शहरयार के साथ काम किया था, उसके बाद वो उस पर एतमाद करना सीख गई थी। दूसरी तरफ उसकी माँ और अहमद ने तो उसे तंग कर रख दिया था। अहमद अब तो जैसे मुस्तकिल तौर पर उनके घर का हिस्सा बन चुका था और ज़्यादातर वहीं पर वक्त गुजारता और मौजूद रहता था। अलबत्ता ये गनीमत थी कि वो उसके कमरे में नहीं आता था। कम अज़ कम पूरे घर में एक कमरा तो ऐसा था, जहाँ मनाल सुकून से रह सकती थी। कभी-कभी तो उसका ऑफिस से घर वापस आने को दिल नहीं करता था और घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में बंद हो जाया करती थी। अब तो ये घर भी उसे काटने को दौड़ता था, क्योंकि हर तरफ उसके बाप की यादें बिखरी हुई थीं। ये उसका अपना घर था, उसके बाप का घर था, मगर अब वो अपनी मर्ज़ी से इस घर में आज़ादाना घूम फिर नहीं सकती थी। अगर कभी लॉन में की तरफ निकलती तो अहमद उसके साथ मौजूद होता, और अगर वो लाउंज में बैठकर टीवी देख रही होती, तो वो भी आकर उसके पास बैठ जाता और कहता, अरे यार, तुम हमेशा ये न्यूज़ चैनल लगाकर क्यों बैठी रहती हो? कोई अच्छी सी रोमांवी फ़िल्म लगाओ और देखते हैं। एक दिन तो अहमद ने हद ही कर दी। मनाल लाउंज में बैठी खबरें देख रही थी कि वो आया और उसके बराबर बैठ गया। फिर उसने उसके हाथ से रिमोट लेकर एक अंग्रेज़ी फ़िल्म लगा दी, जिसमें इसी वक्त एक निहायत नामुनासिब मंज़र चल रहा था। मनाल ने गुस्से से उसे देखा और कहा, चेंज करो, मुझे न्यूज़ सुननी है। अहमद हंसने लगा और बोला, अरे जान, क्या जल्दी है? देखो तो सही, कितनी अच्छी फ़िल्म लगी हुई है। और वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें रोज़ाना मेरे साथ मेरी पसंद के चैनल्स ही देखने पड़ेंगे। अहमद की ये बात सुनकर मनाल के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। उसने फौरन अहमद के हाथ से रिमोट छीनकर दोबारा न्यूज़ चैनल लगा दिया। ये बात अहमद को अपनी सख्त तौहीन महसूस हुई थी। गुस्से में आकर उसने मनाल का हाथ जोर से पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे दर्द की एक शदीद टीस मनाल के हाथ में उठी। मगर अगले ही लम्हे उसने अपने दूसरे हाथ से अहमद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसी दौरान मनाल की माँ सुल्ताना बेगम वहां पहुंची। अहमद फौरन बोला, पुप्पो, आपने देखा, आपकी इस लाडली ने मुझ पर हाथ उठाया है। अब मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं करूंगा। आप 2 दिन के अंदर मेरा और मनाल का निकाह करवा दे, चाहे सादगी से ही क्यों ना हो। सुल्ताना बेगम ने मनाल से तो कुछ न कहा, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो उससे बेहद नाराज है। अहमद जाते जाते आहिस्ता से मनाल के कान में कह गया, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पर काट दूंगा। उसके जाने के बाद मनाल अपनी माँ के पास गई और उनके गले लगकर रोने लगी। उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अहमद को खुश रखा करो। कल को वो तुम्हारा शौहर बनने वाला है। अच्छा ही है कि तुम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर इस रिश्ते से तुम उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखोगी। मगर ये सोचते ही कि अहमद उसका शौहर बनेगा, मनाल की सांसें रुकने लगी थी। अगले दिन जब वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो नाश्ते की मेज पर उसकी माँ पहले ही मौजूद थी। हालांकि वो अमूमन 11 बजे से पहले नहीं उठती थी। अपनी माँ को सामने पाकर मनाल समझ गई कि ज़रूर कोई अहम बात है। थोड़ी देर बाद सुल्ताना बेगम बोली,
منال بیٹا, میں نے 2 دن بعد تمہارا اور احمد کا نکاح رکھ دیا ہے, جبکہ رخصتی 1 مہینے بعد کر دیں گے. یہ سن کر منال پریشان ہوگی. وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اپنے بھتیجے سے بے حد محبت کرتی ہے, اس لیے وہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتی تھی. اس نے ہمت کر کے صرف اتنا کہا, ماما آپ کچھ وقت انتظار کر لیں, ابھی تو بابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. اس پر اس کی ماں فوراً بولی, 40 دن تو گزر ہی گئے ہیں نا, اب کیا ہم اپنی خوشیوں کا گھلا گونڈ دیں؟ اور ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم 2 عورتیں یہاں اکیلی نہ رہیں. تمہارا احمد کے ساتھ نکاح ہو جائے تو میں اسے مکمل طور پر یہیں رکھ لوں گی, آخر یہ سب کچھ تم دونوں کا ہی تو ہے. حالانکہ احمد کے پاس اپنے والد کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی, مگر نہ جانے کیوں منال کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک لالچی انسان ہے. وہ خاموشی سے دفتر چلی گئی اور سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہی, مگر اندر ہی اندر ایک بے چینی اسے کھائی جا رہی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اپنے دل کی بات کس سے کہے اور اس مصیبت سے نجات کیسے حاصل کرے. وہ انہیں سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ انکل مرتضیٰ اس کے پاس آئے, جو اس دفتر میں گزشتہ 20 سال سے کام کر رہے تھے, اور منال ان کی بے حد عزت کرتی تھی. انہوں نے اسے پریشان دیکھا تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے بولے, بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ اگر میرے لائق کوئی کام ہے تو ضرور بتانا, میں ہر ممکن طریقے سے تمہاری مدد کروں گا. منال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا, انکل آپ میری مدد کیسے کریں گے, اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ وہ نرمی سے بولا, بیٹا تمہارا چہرہ ہی تمہاری پریشانی بیان کر رہا ہے. مجھے بتاؤ, اگر تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی پریشانی کسی سے بانٹ نہیں سکتی, تم مجھ سے بھی بات کر سکتی ہو. یہ سنتے ہی منال کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور وہ دھیمی آواز میں بولی, انکل میں ماما کی وجہ سے پریشان ہوں, وہ میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. اس پر انکل مرتضیٰ نے نرمی سے پوچھا, بیٹا آخر وہ تمہاری بات کیوں نہیں مان رہی؟ کون سا تم ان کی سگی اولاد ہو؟ یہ سنتے ہی منال ایک دم پریشان ہوگی. وہ حیرت سے بولی, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, وہ میری ہی ماں ہے. انکل مرتضیٰ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا, نہیں بیٹا, سلطانہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے. تمہاری ماں تمہیں جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تمہارے والد نے ہی تمہیں پال پوس کر بڑا کیا. بہت پہلے تمہارے والد دانیال سکندر کی منگنی سلطانہ بیگم سے ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اپنی پسند سے تمہاری والدہ سے شادی کی تھی. پھر جب تمہاری والدہ اس دنیا سے چلی گئیں تو خاندان کے لوگوں نے مل کر دانیال سکندر کی شادی سلطانہ بیگم سے کروا دی. یہ تمام جائیداد اور یہ سب کچھ دراصل تمہارا ہے. ایک بار تمہارے والد نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ سلطانہ چاہتی ہے کہ منال کی شادی اپنے بھتیجے احمد سے کر دی جائے, تاکہ یہ سب کچھ حاصل آخرکار احمد کے حصے میں آ جائے, کیونکہ احمد کے والد تو اپنی تمام جائیداد اپنے تینوں بیٹوں میں تقسیم کر چکے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اسے تمہارے والد کی جائیداد کے برابر آدھا حصہ بھی نہیں ملنے والا. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ احمد کس قدر گھٹیا انسان ہے. کچھ دن پہلے میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ بھی دیکھا تھا. یہ سب سن کر منال پوری طرح ٹوٹ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. اب تو اس کے لیے یہ بات بھی قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سلطانہ بیگم اس کی سگی ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے. وہی ماں جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی اور جسے ہمیشہ اپنی حقیقی ماں سمجھتی آئی تھی. اب اسے اپنی ماں کے رویے کی بھی سمجھ آنے لگی تھی کہ آخر کو وہ ہمیشہ اس کی بجائے احمد کا ساتھ دیا کرتی تھی. تبھی انکل مرتضیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولے, منال بیٹا تم پریشان مت ہو, میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے, اور تمہارے والد بھی یہی چاہتے تھے. جب منال گھر واپس آئی تو وہ پہلے کی نسبت کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھی, جیسے اپنی ساری پریشانیاں دفتر میں ہی چھوڑ آئی ہو. اپنے والد کی وفات کے بعد وہ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی تھی, اور پھر سلطانہ بیگم کے رویے نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا. لیکن آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون نظر آ رہا تھا. وہ دفتر سے آ کر لان میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی دوران سلطانہ بیگم اور احمد وہاں آ گئے. احمد کا موڈ کچھ خراب لگ رہا تھا, اس لیے وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا, جبکہ سلطانہ بیگم بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی. وہ خوشی خوشی منال کو اس کے لیے خریدی ہوئی چیزیں دکھانے لگیں اور بولی, منال بیٹا یہ دیکھو, یہ سب میں نے خاص تمہارے نکاح کے لیے بنوایا ہے. دیکھو تمہیں بہت پسند آیا یا نہیں. میں نے سوچا تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا, اس لیے میں نے خود ہی سب کچھ خرید لیا. منال نے فوراً جواب دیا, ماما کون سا نکاح؟ میں کوئی نکاح نہیں کر رہی.
اس سے پہلے کہ سلطانہ بیگم کچھ کہتی، احمد غصے سے بولا، تم مجھے اچھی طرح نہیں جانتی ہو، نکاح تو تم نے میرے ساتھ ہی کرنا ہے، ابھی تک میں اس دن والا تھپڑ بھی نہیں بھولا۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم اسے خاموش کروانے لگی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ منال کو ساری حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ لیکن منال نے اس نکاح سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس بات پر سلطانہ بیگم کو بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی مولوی کو بلوا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی منال نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ کس طرح میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کروا سکتی ہیں؟ منال مسلسل اپنی ماں کو منع کر رہی تھی، مگر سلطانہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور مولوی صاحب کو بلا لیا۔ احمد بھی شدید غصے میں تھا، جبکہ سلطانہ بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، نکاح ہو جائے گا تو سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے۔ اب سلطانہ بیگم منال پر زور دے رہی تھی کہ وہ تیار ہو جائے، مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تبھی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ یہ کال اس نے انکل مرتضیٰ کو کی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، انکل پلیز میری مدد کریں، ماما نے مولوی صاحب کو بلوا لیا ہے۔ جیسے ہی انکل مرتضیٰ کو صورتحال کا علم ہوا، وہ شہریار کو ساتھ لے کر فوراً وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت احمد زبردستی منال سے کاغذات پر دستخط کروانے ہی والا تھا کہ اچانک شہریار نے آتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی منال سے زبردستی دستخط کروانے کی؟ ادھر منال فوراً اٹھ کر شہریار کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ احمد نے بھی غصے میں شہریار کا گریبان پکڑ لیا اور بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے درمیان آنے والے؟ ابھی کے ابھی تمہیں دفتر سے نکلواتا ہوں۔ اس دوران انکل مرتضیٰ نے دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی، مگر احمد پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار شہریار کی طرف بڑھتا اور چیخ چیخ کر کہتا، اسے یہاں سے نکالو، یہ کون ہوتا ہے ہمارے درمیان میں آنے والا؟ پھر وہ منال کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے شہریار نے منال کا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوا لیا اور احمد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا، خبردار آج کے بعد میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ سلطانہ بیگم نے حیرت سے شہریار کی طرف دیکھا اور بولی، تمہاری بیوی؟ یہ کیا بکواس ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہریار نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، ہاں میری بیوی، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، منال میری بیوی ہے، اور اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اسی دوران انکل مرتضیٰ وکیل کو بھی ساتھ لے آئے تھے، جنہوں نے بتایا کہ دانیال سکندر اپنی وفات سے پہلے اپنی تمام جائیداد اور کاروبار اپنی بیٹی منال کے نام کر چکے تھے، جبکہ صرف ایک فلیٹ انہوں نے اپنی بیوی سلطانہ بیگم کے نام کیا تھا۔ یہ سنتے ہی احمد وہاں صرف وہ چکر ہو گیا، کیونکہ اب اس کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ادھر سلطانہ بیگم کے دل جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے اور وہ شدید صدمے میں تھی۔ اس کے بعد شہریار منال کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ جاتے ہوئے منال نے اپنی ماں سے کہا، ماما آپ چاہیں تو یہاں رہ سکتی ہیں۔ دراصل جب منال اور شہریار کا نکاح ہوا تھا تو شہریار نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ اپنی محنت سے کچھ کما کر اس قابل نہ ہو جائے کہ اس گھر میں رہ سکے، تب تک منال کو اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ بات شہریار نے انکل مرتضیٰ سے کہی تھی، جنہوں نے اس دن شہریار اور منال کا نکاح کروایا تھا۔ جب منال شہریار کے گھر پہنچی تو اسے وہاں کچھ بھی برا نہیں لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے زندگی میں ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے، اور شہریار کا گھر بھی اتنا برا نہیں تھا کہ وہاں سکون سے نہ رہا جا سکے۔ ادھر شہریار بھی منال کو پا کر بے حد خوش تھا۔ شہریار کی والدہ نے بھی منال کو دل سے قبول کر لیا تھا کہ اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اس کی شادی اپنے نکمے بھتیجے سے کروانا چاہتی تھی۔ شہریار کی والدہ نے منال کو بڑے پیار سے گلے لگا لیا اور ان کی محبت اور اپنائیت دیکھ کر منال کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ شہریار بار بار منال کو دیکھ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ اس کی موجودگی اور اس کی خوشبو کا احساس ابھی تک اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، شہریار نے فوراً اسے اپنے قریب کر لیا۔ منال شرما کے نظریں جھکا گئی۔ تبھی شہریار مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بوس، اب وہ روب اور دبدبہ نہیں دکھائیں گی؟ یہ کہتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ منال نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ شہریار نرمی سے بولا، جانتی ہو، تمہاری خوشبو اور تمہاری موجودگی مجھے ہمیشہ بے چین کر دیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے سوچا تھا کہ سر سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں، اور میں بھی یہی جانتا تھا کہ وہ کبھی انکار نہیں کریں گے، مگر پھر خیال آیا کہ شاید تم میرے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ نہ ہو سکو۔
اور یہ بھی ممکن تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور ہو۔ یہ سن کر منال نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، جی نہیں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ کبھی کوئی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی شہریار نے اپنے بازوؤں کا حصار مزید مضبوط کر لیا تو منال گھبرا کر بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شہریار مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں اپنے دل کے قریب محفوظ کر رہا ہوں تاکہ میری پیاری سی بیوی کو کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ اس کی بات سن کر دونوں بے اختیار ہنس پڑے اور کچھ ہی لمحوں میں کمرہ ان کی خوشیوں بھری ہنسی سے گونج اٹھا۔ ناظرین، آپ کو یہ آج کا ناول کیسا لگا؟ اگر پسند آیا تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔